ऐसे ही का तमाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी नाइन के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के, और उसका हमारे आपके जीवन पे किस तरीके का असर होगा उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मनी नाइन के संपादक अंशुमान तिवारी जी हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। उल्टी दिशा में चला मानसून को लेकर के लगातार हमारी अपडेट जारी है, और मानसून में क्या कुछ नया परिवर्तन आया इस पर करेंगे विस्तारपूर्वक चर्चा। इसके अलावा यूपी में प्रॉपर्टी एजेंट बनना हुआ मुश्किल, क्यों हम कह रहे हैं ऐसा, डिटेल में करेंगे बातचीत। ओपेक बड़े असमंजस में है। जी हां, तेल की कीमतों को लेकर के लगातार हमारी खास कवरेज मनी सेंट्रल में जारी है, और आज भी इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। कार बाजार से ग्राहक गायब हैं। जी हां, नंबर्स कुछ ऐसे कह रहे हैं, और क्या कुछ नए वो आंकड़े हैं, इस पर भी करेंगे डिटेल में बातचीत। क्या बंद हो जाएगी गोल्ड बॉन्ड, महत्वपूर्ण खबर ये, और इस पर क्या कुछ अपडेट है, इस पर करेंगे विस्तारपूर्वक बातचीत। और अब शायद बिक जाए आईडीबीआई बैंक, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि यहाँ पर मानसून को लेकर के भारतीय मौसम विभाग ने आधे बचे मानसून सीजन यानी कि अगस्त और सितंबर के दौरान देश में सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बरसात का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त और सितंबर के दौरान औसत बरसात 106% या इससे अधिक रह सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अत्यधिक बरसात की शुरुआत 1 अगस्त से भी हो चुकी है। गुरुवार को देश भर में सामान्य के मुकाबले 74% बरसात हुई है, और खासकर उन राज्यों में बरसात की अधिकता दर्ज की गई है जहां पर पहले कमी देखी जा रही थी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार और झारखंड में गुरुवार को सामान्य से बहुत ज़्यादा बरसात दर्ज की गई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ज़्यादा बरसात होने पे फसल पर किस तरीके का असर पड़ सकता है? मानसून कुछ उल्टी दिशा में चला है। पिछले 2 दिन के दौरान उन राज्यों में तेज बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई है जहां आमतौर पर डेफिसिट की स्थिति थी, और इसका असर अब यहाँ तात्कालिक तौर पर बाढ़ के रूप में या फ्लैश फ्लड्स के रूप में नजर आ रहा है। अगर आप पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और बाकी राज्यों को देखें, खासतौर से हिमाचल में इसका असर खरीफ की बुआई पर दिखेगा। लेकिन इसके बाद भी जो हम आंकड़े करीब से देखते हैं विपुल जी, तो हमें दिखता है कि अभी भी 7 राज्यों में मानसून डेफिसिट में है, यानी औसत से कम बरसात हुई है, सामान्य से कम बरसात हुई है। और ये बड़ी उलझी सी परिस्थिति है कि बारिश जिस गति से और जिस क्रम से होनी चाहिए उस क्रम से नहीं हो रही है। पूरा मानसून बहुत अनइवनली, गैर बराबरी के तरीके से पूरे भारत में स्प्रेड है, और अब उत्तर भारत में अचानक भारी बारिश का कहर दिख रहा है। इसलिए अगर खरीफ की फसल को लेकर कोई भी अनुमान अभी लगाए जाएंगे तो शायद वो उलट पलट सकते हैं, क्योंकि फसलों की वास्तविक परिस्थिति मानसून का यह दौर निकलने के बाद दिखाई देगी। दूसरी बात है कि जिस बात की संभावना पहले से कही जा रही थी कि अगस्त के मध्य से लानिना सक्रिय हो जाएगा, वो अब सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। भारी बारिश और बाढ़ का खतरा दिख रहा है, जो मौसम विभाग अपनी भविष्यवाणी में भी बता रहा है। जी, इस बीच गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध और एक्सपोर्ट को लेकर के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और निर्यात से संबंध रखने वाले विभागों को जवाब देने के लिए कहा है। निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद सरकार चाहे तो अपने स्तर पर चुनिंदा देशों को एक्सपोर्ट कर सकती है, और इसी से जुड़े एक आदेश में सरकार ने यूएई को अपनी एजेंसी NCEL के जरिए 74,000 टन एक्सपोर्ट की अनुमति दी है। इस अनुमति और निर्यात पर प्रतिबंध को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, और कहा था कि सरकार की विदेश व्यापार नीति का ये उल्लंघन है। सर, सरकार के लिए कितनी बड़ी उलझन दिखाई दे रही है आपको ये? देखिए, गैर बासमती निर्यात अब नीतियों के फाइल से निकलकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है, और यहाँ एक दुविधा दिख रही है सरकार की नीतियों में। DGFT की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, ऐसा माना जा रहा है कि वो आदेश सरकार की विदेश व्यापार नीति के अनुकूल नहीं है, और इसलिए एक फर्म सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को लेकर गई है, जिसमें माना गया है कि DGFT का, जिसमें कहा गया है, दावा किया गया है कि DGFT का जो आदेश है, जो नोटिफिकेशन है, वो सरकार की विदेश व्यापार नीति के माकूल नहीं है और इसे बदला जाना चाहिए। मुद्दा यह है कि पिछले 1 साल से भारत के गैर बासमती निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसका
बड़ा नुकसान निर्यातकों को हो रहा है, बाजार भी गंवा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चावल की जो पहुंच थी वो भी कम हो रही है और इसका असर भारत में किसानों की आय पर भी पड़ रहा है। पर सरकार उसी दुविधा में है। खरीफ की फसल की ताजी तस्वीर आने के बाद शायद सरकार ये गैर बासमती निर्यात को लेकर कोई फैसला लेगी, लेकिन अभी जिस तरह से मानसून डावाडोल है, महंगाई की परिस्थिति जैसी बनी है, खाद्य महंगाई को लेकर सरकार फिलहाल निर्यात को लेकर, चावल के निर्यात को लेकर कोई जोखिम लेना पसंद नहीं करेगी। जी, इस बीच उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट रेगुलेटर यूपी रेरा ने रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए ट्रेनिंग और उस ट्रेनिंग के प्रमाण पत्र को जरूरी कर दिया है। रेरा के साथ रजिस्टर होने के लिए हर एजेंट के लिए ट्रेनिंग और प्रमाण पत्र जरूरी होगा। यूपी रेरा ने लखनऊ, नोएडा, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मुरादाबाद से एजेंटों के पंजीकरण के लिए आवेदन भी मांगे हैं। सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये कहाँ पर लागू होगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है और खासतौर से उत्तर प्रदेश के जिन हिस्सों में इसे लागू किया जा रहा है वहां मकान खरीदने वालों के लिए यह बेहद जरूरी सूचना है कि अब उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा किसी भी ऐसे एजेंट को एजेंट नहीं मानेगी जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन ना की हो। यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी एजेंट्स की बड़ी संख्या है जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी एजेंट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो इस प्रक्रिया में यूपी रेरा ने रेपुटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके साथ एग्रीमेंट किया है, जहां रियल एस्टेट एजेंट्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये किस्म का लाइसेंसिंग है जो शुरू हो रही है लखनऊ में, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मुरादाबाद, इन शहरों के आसपास जो भी प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहे हैं उनके लिए अब ये ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने जा रही है। ये अपने तरीके का पहला प्रयोग है जो प्रॉपर्टी एजेंट्स को, रियल एस्टेट एजेंट्स को रेगुलेट करने की व्यवस्था के तहत किया गया है। इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है बाजार में हमें दिखाई देगा। अन्य राज्य भी शायद इस तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग के पूरे कारोबार में पारदर्शिता की जरूरत थी। सबको पता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स और एजेंट्स के खिलाफ असंख्य शिकायतें रेरा के पास पहुंचती रही। जी, इस बीच स्पैम कॉल को लेकर के शिकायतें बढ़ने के बाद टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि उपभोक्ताओं से मिली शिकायतों के आधार पर गैर पंजीकृत टेलीमार्केटिंग करने वालों का डेटा साझा करें। TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों से इस सिलसिले में जून तिमाही तक का डेटा मांगा है। सर, TRAI ये डेटा आखिर में मांग क्यों रही है? ये तकलीफ दूर होती नहीं दिखाई दे रही है। TRAI ने निर्धारित किया था कि जो मार्केटिंग कॉल्स आएंगी वो एक खास नंबर से आएंगी और जिस नंबर के पीछे 1400 लगा होगा, लेकिन आप और हम ये महसूस करते हैं या जानते हैं, अपने अनुभव से बता सकते हैं कि दिन भर में अधिसंख्य मार्केटिंग कॉल प्राइवेट नंबर से आ रही हैं और उसमें बहुत सारी स्पैम कॉल्स हैं, जैसे आपके कुरियर से जुड़ी हुई कॉल, आपके बैंक से जुड़ी हुई कॉल और इसके अलावा टेली मार्केटिंग की कॉल्स क्रेडिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट के लिए आती हैं। और ये बात रुक नहीं रही है। टेलीकॉम कंपनियां इसे तय नहीं कर पा रही हैं कि जो कॉल्स आ रही हैं उनमें कौन सी कॉल वास्तविक तौर पर उपभोक्ताओं की कॉल है या जेन्युइन कॉल है और कौन सी टेली मार्केटिंग कॉल है। तो अब एक कोशिश नए सिरे से TRAI ये कर रहा है कि उन्हें हर महीने ये सूचना देनी पड़ेगी कि जो नॉन टेली मार्केटिंग कंपनियों से आई कॉल्स हैं उनका क्या किया जाए। पर और उसमें ये भी कहा गया कि उपभोक्ताओं की शिकायत के आधार पर होगा, पर उपभोक्ताओं की शिकायत का भी कोई तंत्र विकसित नहीं हुआ है। अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है और वो टेली मार्केटिंग कॉल है या स्पैम कॉल है जो कि प्राइवेट नंबर से आ रही है, तो आप कैसे बताएंगे कंपनी को, इसको कैसे सूचना कैसे देंगे? अगर आपने उसको ब्लॉक कर दिया है, स्पैम में डाल दिया है, तो क्या टेलीकॉम कंपनी उसकी सूचना TRAI को देती है? इस मामले में भी स्पष्टता नहीं है। जी, इस बीच म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने JM फाइनेंशियल AMC, उसकी ट्रस्टी कंपनी, पूर्व CEO और 4 अन्य के ऊपर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने नोटिस किया था कि JM फाइनेंशियल के कुछ डेट फंड स्कीमों में NAV में जोरदार बढ़ोतरी हुई थी। इससे सेबी को शक हुआ और जांच के बाद 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सर, ये पूरा मामला था क्या सर? डेट फंड में देखिए, इक्विटी फंड में अभी तक हम फ्रंट रनिंग के मामले देख रहे थे। एक्सिस में ये इशू आया था, हाल फिलहाल में बाकी फंड्स में भी ये समस्या आई थी। अब JM फाइनेंशियल का मामला डेट फंड से आया है। डेट फंड के NAV में बड़ी बढ़ोतरी हुई और सेबी का मानना है कि इसमें इस पूरे डेट फंड के मैनेजमेंट में JM फाइनेंशियल की तरफ से नियमों का उल्लंघन किया गया है। डेट फंड के मामले में यह हाल फिलहाल के वर्षों का बड़ा और प्रमुख मामला है जिसमें कि NAV में बढ़ोतरी पाई गई और नियमों का उल्लंघन पाया गया और इसलिए JM फाइनेंशियल पर जुर्माना लगा है। जी, इस बीच तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC
प्लस ने तेल उत्पादन को लेकर के अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने तय किया है कि पहले से तय नीति के तहत अक्टूबर से तेल उत्पादन में पूर्व निर्धारित कटौती लागू की जाएगी। हालांकि संगठन ने यह भी तय किया कि जरूरत पड़ने पर फैसले को बदला भी जा सकता है। ओपेक प्लस के इस फैसले के बाद विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से $80 के ऊपर पहुंच गया है। सर, ओपेक के इस फैसले का तेल बाजार के लिए हम किस तरीके से मतलब निकालें? हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि ओपेक गहरे असमंजस में है तेल बाजार की परिस्थिति को देखते हुए। कीमतें $90 $92 छूने के बाद अब 80 और बीच में $75 और $79 के आसपास आ गई हैं। ओपेक ने भी अपनी उत्पादन में कटौती को बरकरार रखा है, बनाए रखा है, लेकिन बाजार में मांग की परिस्थिति नहीं बन रही और कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी होती नहीं दिखाई दे रही। ओपेक की दुविधा यह है कि उसे तेल की कीमतों को $80 पर बैरल तक तो सीमित रखना ही है, इस स्तर तक तो रखना ही है, नहीं तो कई बड़ी ओपेक अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हो सकता है जिनके उत्पादन की लागत ज्यादा है। अमेरिका और अटलांटिक के उस पार जो प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं उसमें अमेरिका शामिल है, गुयाना, कनाडा और इन देशों का तेल अब बाजार में आने लगा है, जिससे कि ओपेक को गहरी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। तो हालांकि ओपेक की इस ताजी बैठक से तेल बाजार को राहत महसूस हुई क्योंकि ओपेक ने अपना फैसला नहीं पलटा और कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेजी आई। लेकिन ओपेक ने इस बैठक में अपने असमंजस का संकेत देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस फैसले को पलटा जा सकता है, यानी उत्पादन में जो कटौती है उसे रोका जा सकता है। तेल बाजार इस समय एज पर है और दोनों तरफ के दबाव बाजार में काम कर रहे हैं। जी। सऊदी अरब के वेल्थ फंड पीआईएफ ने चीन में बड़े निवेश का फैसला किया है। पीआईएफ ने चीन की कंपनियों के साथ $50 अरब के निवेश का करार किया है। ये करार चीन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ हुआ है। सऊदी अरब का वेल्थ फंड दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड में से एक है और सऊदी अरब ने 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये करार किया गया है। सर, सऊदी अरब ने चीन में किन बैंकों के साथ ही समझौता किया है और इसके मायने क्या है? ये आज की खासी महत्वपूर्ण खबर है। सऊदी अरब के का जो वेल्थ फंड है जिसको पीआईएफ कहा जाता है, सऊदी अरब में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं, उसने चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करते हुए बड़ा $50 बिलियन की फंडिंग का एग्रीमेंट किया है। और किसी सॉवरेन वेल्थ फंड का किसी देश के बैंकों के साथ हाल फिलहाल के वर्षों में सबसे बड़ा निवेश फैसला है, जिसमें सीधे सऊदी अरब का वेल्थ फंड अब चाइना के बैंकों के साथ काम करेगा। इसमें चाइना का एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना है, बैंक ऑफ चाइना खुद है, इसके अलावा चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक है, चाइनीज एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जिसको साइनोस्यूर कहते हैं, चाइना का एक्सिम बैंक है जिसको सेक्सिम कहते हैं, और चाइना का इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल बैंक है आईसीबीसी है। यानी चीन के सभी बड़े प्रमुख बैंक अब सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड के साथ काम करेंगे। ये सऊदी पैसे के चीन में निवेश की बड़ी पहल हो रही है। और यहां से जिस पर चर्चा हम लगातार करते रहे हैं कि मध्य पूर्व में चाइना का दखल और मध्य पूर्व की चाइना पर निर्भरता तेजी से बढ़ रही है। निवेश कई मामलों में आने वाले समय में कई परियोजनाओं में चीन और सऊदी अरब की भागीदारी करेगा। जी। बजट में एलटीसी टैक्स व्यवस्था में इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाने की घोषणा के बाद डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बीच चिंता बढ़ गई है। डेट म्यूचुअल फंड में पहले के निवेश पर मिलने वाले रिटर्न इस फैसले से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड अपेक्षाकृत कम लेकिन अधिक सुरक्षित रिटर्न के लिए निवेशकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। सर, इसको लेकर के इंडस्ट्री की सिफारिश क्या है? एमफी ने एक लंबा 6 बिंदु का पत्र जारी किया है सरकार के लिए पुनर्विचार के लिए, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि म्यूचुअल फंड के निवेशकों को इस बजट में हुए बदलाव से, टैक्सेशन के बदलाव से नुकसान होने की संभावना भी है और उस पर असर पड़ने की संभावना भी है। एमफी ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि भारत में भी म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या बेहद कम है, 5 करोड़ लोग हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश अभी शुरू हुआ है। ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दोनों के नियमों में बदलाव किया गया है। एसटीसीजी को 15 से बस 20% कर दिया गया है और एलटीसीजी को 10 से 12.5% कर दिया गया। ये म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए का उत्साह तोड़ने जैसी बात है। और एमपी ने कहा है कि अभी तो ये वक्त इसका था कि सरकार को म्यूचुअल फंड में निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिए था, टैक्स में रियायतें देनी चाहिए थी, लेकिन अब म्यूचुअल फंड के निवेशकों को दोनों तरफ से टैक्स की देनदारी बढ़ती दिखाई दे रही और ऐसा करने से बाजार म्यूचुअल फंड में निवेश पर असर पड़ेगा। इसके अलावा डेट फंड को लेकर जो सेक्शन 50A इनकम टैक्स का है जिसमें बदलाव किया गया है, इसको लेकर और जो आर्बिट्राज फंड और इक्विटी सेविंग्स फंड्स को लेकर टैक्स की व्यवस्था है, इसे लेकर भी
एमपी ने सवाल उठाए हैं और सरकार को, वित्त मंत्री को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें इन टैक्स को रियायत देने की बात कही गई है। ये बात लगातार हम सुन रहे हैं कि म्यूचुअल फंड उद्योग इस टैक्सेशन की व्यवस्था से थोड़ा परेशान सा दिख रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो उत्साह बना था निवेश में, उस उत्साह में आने वाले समय में कमी आ सकती है। चलिए, इस बीच अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 4 साल में पहली बार ब्याज दरों में कटौती की है। इंग्लैंड में ब्याज दर 16 साल के ऊपरी स्तर 5.25% से घट करके अब 5% पर आ गई है। सर, ये आखिर में ब्याज दर में जो कटौती है वो किस दिशा में लेकर के जा रही है? बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दरों में कटौती यूरोपियन बैंक के बाद आई, और इस तरह इससे आप ये मान सकते हैं कि अब दुनिया में कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो पिछले 2 साल से लगातार ऊंचाई पर बनी हुई थी। ब्रिटेन में नई सरकार आई है, उसे इन्फ्लेशन का आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि आने वाले समय में महंगाई पर नियंत्रण हो सकता है, और इसलिए ब्याज दरों में कमी की गई है। अगर आप इस फैसले के तार फेडरल रिजर्व की पिछले हफ्ते हुई बैठक से जोड़ें तो आपको दिखाई देगा कि फेडरल रिजर्व ने भी इस बात का संकेत दिया था कि सितंबर तक ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया बन सकती है। यूरोप की चुनौती यह है, और खासतौर से ब्रिटेन की चुनौती यह है कि अर्थव्यवस्थाएं गहरी मंदी में है। पूंजी की लागत कम करने के लिए कर्ज की लागत कम करना जरूरी है, और अब नई सरकार आने के बाद इकोनॉमी के रिवाइवल पर काम शुरू हुआ है, और ऐसी स्थिति में ब्याज दरों में कम रखे जाने की आवश्यकता है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उसी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की है। अब देखना है कि एशिया की बाकी अर्थव्यवस्था और खासतौर से भारत में ब्याज दरों में कमी का परिदृश्य क्या बनता है। लेकिन बैक टू बैक इंटरेस्ट रेट की साइड से या बॉन्ड यील्ड की साइड से बाजार को देखने वालों के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। पहले अमेरिका से हमें अच्छे संकेत मिले, और उसके बाद अब बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से इस ब्याज दर में कमी की गई। इसका असर बाजार में विदेशी निवेशकों के निवेश पर और जनरली बाजार के सेंटीमेंट पर दिखाई देगा, और जो कि सकारात्मक होगा। बिल्कुल। इस बीच गाड़ियों की सेल में हुई लगातार बढ़ोतरी के बाद अब बिक्री सुस्त पड़ने लगी है, जिस वजह से ऑटो डीलर्स के पास इन्वेंट्री बढ़ गई है और ऑटो कंपनियों की तरफ से पैसेंजर गाड़ियों के डिस्पैच में कमी आई है। जुलाई में ऑटो कंपनियों की तरफ से दिए गए बिक्री के आंकड़ों से पता चलता है कि इस बार उनकी बिक्री में करीब 2.5% की कमी आई है। पिछले साल जुलाई के दौरान 3.5 लाख से ज़्यादा पैसेंजर गाड़ियों की सेल हुई थी, और इस साल 3.4 लाख गाड़ियों की सेल का अनुमान बताया जा रहा है। सर, ऑटो इंडस्ट्री के इस आंकड़े से आने वाले महीनों में के लिए क्या कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल जी, कार बाजार अचानक लड़खड़ा कर बैठ सा गया है। अगर आप डिमांड सेल्स के नंबर देखें और इन्वेंट्री के नंबर देखें, जिन्हें हम बराबर बताते आ रहे हैं, इन्वेंट्रीज 1-1.5 महीने से ज्यादा की हो गई हैं। सारे प्रमुख प्रोड्यूसर्स मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टोयोटा, इनकी सबकी बिक्री में गिरावट आई है। ऑलमोस्ट अगर आप माने, मारुति की बिक्री करीब करीब 10% घटी है, 9.67% का आंकड़ा है यूटिलिटी व्हीकल में जो हमें दिखाई दे रहा है। ये परिस्थिति आने वाले कुछ महीनों के लिए कार बाजार को थोड़ा चुनौती में दिखा रही है। ऐसा लग रहा है कि बाजार में ब्याज दरों में बढ़ोतरी, मांग की कमी और आय में कमी का असर अब बाजार पर दिख रहा है। दूसरी चीज ये कि कोविड के बाद की जो पेंट अप डिमांड थी वो भी अब धीमे धीमे खत्म हो चुकी है, और इसलिए जो वेटिंग लिस्ट थी वो भी खत्म हो गई है। तो ऐसा लगता है 2 परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं कि त्योहारों के करीब कारों पर डिस्काउंट आ सकते हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल में ही कंपनियों ने पिछले साल कीमतें बढ़ाई थी, पर इस बार कीमतों में कमी की। टाटा ने अपने वाहनों में कीमतों में कमी की है। तो जो लोग कार खरीदने का इंतजार कर रहे हैं वो 1-2 महीने इंतजार और रुक सकते हैं, क्योंकि जो इन्वेंट्रीज की स्थिति हमें दिख रही है विपुल जी, जो सेल्स की गिरावट दिख रही है, टाटा की सेल करीब 6% के आसपास गिरी है, हुंडई की सेल करीब 3.3% गिरी है, महिंद्रा की सेल 15%, महिंद्रा की सेल में 15% की बढ़ोतरी दिख रही है। ओवरऑल 1.6% की गिरावट है। तो कुछ कंपनियां आने वाले समय में अपने प्राइसेस में कटौती कर सकती हैं, खासतौर से फेस्टिवल सीजन के दौरान। जी, इस बीच सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भविष्य में चालू रहेगी या नहीं, सरकार इस बात का अगले महीने सितंबर में इसका फैसला करेगी। सितंबर में आरबीआई के साथ सरकार अपनी उधारी योजना के लिए बैठक करेगी। उसी बैठक में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर के कुछ फैसला हो सकता है। बजट में सोने पर कस्टम ड्यूटी घटाने के बाद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बंद होने की चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं। सर, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसको लेकर के सबसे पहले हमने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी और इस पर हमने थंब भी लगाया था, लेकिन आखिर में सवाल ये है कि गोल्ड बॉन्ड को बंद करने की चर्चा आखिर में शुरू हो क्यों रही है? देखिए, 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले हुए। एक तो ये कि सोने पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, जो कि 15% से घटाकर 6% की गई, और उसके बाद भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में तेज गिरावट आई।
तो एक ये वजह है जिस वजह से अब सोने में बॉन्ड जारी करके सरकार को और निवेशकों को कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी बात और महत्वपूर्ण यह है कि गोल्ड बॉन्ड सरकार के लिए किस्म का कर्ज है। पिछले 2 साल में सरकार के गोल्ड बॉन्ड में बड़ा निवेश हुआ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लोगों ने पैसा लगाया और वो एक किस्म की बोरोइंग थी सरकार के लिए जो दिखाई दे रही है। अब इस परिस्थिति में जबकि गोल्ड बॉन्ड की अपनी एक अवधि पूरी हो गई है और गोल्ड की कीमतों में भी गिरावट है, सरकार को ऐसा लग रहा है कि इस स्कीम को लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि अगले महीने में, शायद इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में गोल्ड बॉन्ड की एक सेल आएगी, 10 साल के गोल्ड बॉन्ड की सेल आएगी। लेकिन इस बात की संभावना है कि अब सरकार या तो इसका आकार घटाएगी या इसकी बिक्री बंद करेगी, क्योंकि इस बार के बजट में भी गोल्ड बॉन्ड के लिए जो आवंटन किया गया था या गोल्ड बॉन्ड के लिए जो प्रोविजन किया गया था उसमें भी कमी की गई। जी, इस बीच आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने वाले संभावित ग्राहकों की जांच पूरी कर ली है। आरबीआई ने फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग, एमिरेट्स, एनबीडी और कोटक महिंद्रा बैंक को वित्तीय बोली लगाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार और एलआईसी मिलकर के आईडीबीआई बैंक में 60.7% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने की घोषणा 2022 में ही हो गई थी। सर, अब ये मान के चलें कि आईडीबीआई बैंक के बिकने की राह खुल गई है और सबसे आगे इसमें इस खरीद में नजर कौन आ रहा है आपको? रिजर्व बैंक ने एक बड़ी बाधा दूर कर दी, क्योंकि माना जा रहा था कि रिजर्व बैंक इस पूरे मामले में फैसला लेगा कि किन कंपनियों को और बैंकों को आईडीबीआई बैंक में निवेश की इजाजत दी जाए। आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी करीब करीब 45.48% है और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी करीब करीब 49.24% के आसपास हिस्सेदारी रखता है। आपको याद होगा जब एलआईसी का आईपीओ आया था उसी समय सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि आईडीबीआई बैंक का डाइवेस्टमेंट किया जाएगा और एलआईसी उससे बाहर निकलेगी, सरकार उससे बाहर निकलेगी। लेकिन पिछले 2 साल हो गए हैं, ग्राहकों की तलाश चल रही है और अब फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स, एमिरेट्स का एनबीडी और कोटक महिंद्रा बैंक बिडर के तौर पर सामने आए हैं। इस बात की संभावना है कि शायद आरबीआई किसी भारतीय बैंक को इस संदर्भ में आगे बढ़ने की इजाजत देगा। हालांकि तीनों बिडर्स को आरबीआई की इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 3 महीनों में, 4 महीनों में या इस वित्त वर्ष के अंत तक कम से कम आईडीबीआई का डिसइन्वेस्टमेंट या आईडीबीआई की बिक्री पूरी हो जाएगी। जी, चलिए कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं फटाफट झटपट में। अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लेकर के मिले जुले आंकड़े सामने आए हैं। एक तरफ जुलाई के दौरान जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, साथ में पेट्रोल डीजल की बिक्री बढ़ने के साथ यूपीआई के जरिए लेन देन भी 20 लाख करोड़ के ऊपर दर्ज किया गया है। हालांकि जुलाई के दौरान मैन्युफैक्चरिंग में कुछ सुस्ती जरूर देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई घट करके 58.1% पर आ गई है। नकदी संकट में फंसा जेपी समूह अपनी प्रमुख कंपनी जेपी एसोसिएट्स को दिवाला होने से बचाने के लिए ग्लोबल क्रेडिट फंड्स के साथ बातचीत कर रहा है। जेपी समूह ऊंचे ब्याज दर पर 10,000 करोड़ रुपए तक जुटाना चाहता है। आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में बैंकों के समूह की तरफ से दायर दिवाला याचिका को एनसीएलटी ने 3 जून को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन 1 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। 27 जुलाई को खत्म हफ्ते के दौरान बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन 14,000 बढ़ करके 2.49 लाख तक पहुंच गए हैं, जो करीब 1 साल का ऊपरी स्तर है। बाजार 2.36 लाख आवेदन का अनुमान लगा रहा था। इस बीच कर्नाटक जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने आईटी कंपनी इन्फोसिस को दिए गए 32,000 करोड़ रुपए के नोटिस को वापस ले लिया है। जीएसटी विभाग ने 2017 से 5 वर्षों के लिए इन्फोसिस को उसकी विदेशी शाखाओं से मिली सेवाओं के बदले 32,403 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा था। आईटी इंडस्ट्री के विरोध के बाद जीएसटी अथॉरिटी ने अपना नोटिस वापस ले लिया है। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें, आपकी टिप्पणी किसी पर? इनमें सबसे महत्वपूर्ण खबर विपुल जी जॉब के आंकड़े हैं जो अमेरिका से आए हैं, जॉबलेस क्लेम्स के, और लंबे समय बाद अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ने के संकेत मिले हैं, यानी जॉबलेस क्लेम्स ज्यादा फाइल हुए हैं भत्ते के लिए। जो आंकड़े बाजार में हैं वो बाजार की अपेक्षाओं से ज्यादा थे, और ये अगर आप फेडरल रिजर्व की बैठक की रोशनी में देखें तो ये फेडरल रिजर्व की तरफ से दिए गए संकेत के सपोर्ट में है, यानी ब्याज दरों में कटौती के सपोर्ट में। बाजार के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो इस बात की पर दबाव बनता है केंद्रीय बैंक पर कि वो ब्याज दरों में कमी करे। हालांकि ये आंकड़े भी तात्कालिक आंकड़े हैं। अमेरिका में जिन लोगों से हमारी बात हो रही है उनका मानना है कि इनमें बहुत कुछ पढ़ना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, अगर अमेरिका में आने वाले 2 महीनों में भी बेरोजगारी के नंबर बढ़ते हैं तो फिर फेडरल रिजर्व पर इस बात का दबाव होगा कि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया को शुरू करे और उसे आगे बढ़ाए। ये पहला बड़ा संकेत है जो एक शिफ्ट ला सकता है अमेरिकी
फेडरल रिजर्व के अपने नजरिए में ब्याज दरों को लेकर। तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इसका बाजार पर भी असर दिखाई देगा। बिल्कुल। चलिए सर, कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त आ गया है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हमारा फोकस बजट के ऊपर था और इकोनॉमिक में हम देश की राजनीति, देश की अर्थव्यवस्था, इसको लेकर के तमाम बातचीत कर रहे थे। इस बार के इकोनॉमिक में काफ़ी कुछ खास रहने वाला है। जरा हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर में इस बार का इकोनॉमिक किस विषय पर है। हाँ, इस बार के इकोनॉमिक में हम देश की अर्थव्यवस्था बजट से निकलकर थोड़ा विदेश की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में एक नए किस्म के व्यापार मार्ग की तैयारी शुरू हो रही है और उसके साथ एक रेलवे की क्रांति आ रही है। ये एक बड़ा ऐतिहासिक व्यापार मार्ग है जिसके ऊपर यूरोप और चाइना एक नई किस्म की रिश्तेदारी या नातेदारी कर रहे हैं। एक तरफ हमें दिख रहा है कि ऐसी सुर्खियां हैं कि यूरोप ने चीन से आने वाले सामान पर सख्ती की है, और दूसरी तरफ रूस का बाजार या रास्ता बंद होने के बाद एक नया रास्ता मध्य एशिया से खोला जा रहा है। ये नया और दिलचस्प घटनाक्रम है जो तमाम बड़ी घटनाओं, अमेरिका में चुनाव, युद्ध और भारत में बजट और चुनाव के बीच हमारी चर्चाओं से बाहर था। इस बार विस्तार से जानिए इस खास रास्ते के बारे में, तो अब खुल गया है और इसके साथ एक पुराना ऐतिहासिक तार फिर जुड़ता दिखाई दे रहा है। जी, तो इस बार का इकोनॉमिक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी दिलचस्प विषय है। और जब मैंने इस इकोनॉमिक के साथ अंशुमान सर से सुना तो वाकई मुझे भी बहुत दिलचस्प लगा है। तो लगातार आप मनी 9 के साथ बने रहिए और इस बार का इकोनॉमिक जो है देखना मत भूलिएगा। फिलहाल अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।